एनपीएस अकाउंट से 1,20,000 रुपए कट गए और बढ़ोतरी हुई सिर्फ 3,000 रुपए की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये एक सवाल केंद्रीय कर्मचारी ने पूछा है, जिसका कहना है कि एनपीएस स्कीम उसको नुकसान पहुंचा रही है। ये सवाल ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग में ओपीएस बहाली की मांग तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ओपीएस बहाली की मांग तेज क्यों हो रही है, एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है और ओपीएस क्या है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सवाल आया है, ये सवाल एनपीएस को लेकर क्यों है, इसमें एनपीएस में नुकसान कहाँ हो रहा है, क्या पूरा मामला क्या है ये? अंकित जी, देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जितने भी कर्मचारी हैं देश भर में, हर कर्मचारी की सैलरी से बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जी। तो इसको मिला के जो सैलरी बनती है उसका 10% कट करके मार्केट में चला जाता है। यानी कि अगर मेरी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस मिला करके 1,00,000 रुपये है तो उसका 10,000 रुपये उसमें से कटेगा और वो चला जाता है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है अगर तो LIC, UTI और SBI के पास। सरकार उसमें क्या करती है, सरकार उसमें 14% मिला देती है, यानी कि 10 के एवज में वो 14,000 मिलाएगी। तो टोटल कितना हो गया? 24,000। 1,00,000 से सैलरी वाले व्यक्ति का 24,000 रुपये कट करके LIC, UTI और SBI में चला जाता है। फिर वो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट बढ़िया चल रही है, बूम पर है, तो इस पैसे में ग्रोथ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ये पैसा आपको दिखता है यूनिट्स की वैल्यू के रूप में, ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर की कीमत के रूप में। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो LIC, UTI और SBI का जो यूनिट है उसकी जो एक एवरेज जो वैल्यू है एक यूनिट की या एक शेयर की कह लीजिए, वो लगभग 50 रुपये के आसपास है। पिछले 3-4 साल से तो वो 48, 49, 50 ऐसे ही झूल रही है। तो आप सोचिए कि कोई आदमी जो 18 साल से नौकरी कर रहा है और लेवल 7 से शुरू किया था तो उसके पास 50 लाख के आसपास होगा। इसका मतलब मोटा मोटा 1,00,000 यूनिट्स उसके पास उसके खाते में हैं। हर महीने 22-24 हज़ार रुपये कट करके उसमें पहुंचते हैं। तो ये जो आपने कहा कि 1,20,000 रुपये कट चुके हैं फिर भी केवल 3,000 की बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो होता क्या है कि अब 1,00,000 यूनिट की वैल्यू 50 लाख है, लेकिन अभी ट्रम्प और इजराइल वाला और ये जो ईरान वाला एक चल रहा था जो सिनेरियो, जी, कभी रूस और यूक्रेन का शुरू हो गया, कभी इंडिया और पाक का शुरू हो गया। तो जो अब चूंकि हम सभी लोग ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं, ग्लोबली ओपनड है पूरी तरीके से, तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो शेयर मार्केट भी फ्लक्चुएट करते हैं। और तो ये तो है ही फ्लक्चुएटिंग, रोज फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। जी, ये भी सबसे बड़ी बात है। और फिर क्या है, जब ऐसा कुछ होता है तो निवेशक भागते हैं। मतलब तमाम तरह के फैक्टर में उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन होता क्या है कि फिर वो एक जो 50 रुपए की जिस यूनिट की वैल्यू है वो 50 से थोड़ा सा अगर नीचे आई, सपोज दैट कि वो 1 रुपया नीचे आ गई, तो 1,00,000 यूनिट पर कितना फर्क आ गया? 1,00,000 रुपए का। अब हम हर महीने 24,000 रुपये जमा भी कर रहे हैं, जबकि अब वो जिस एम्प्लॉय ने ये डेटा भेजा मेरे पास, उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 6 महीने के बीच में 1,20,000 रुपये तो उनकी सैलरी से कट करके उसमें जमा हो चुका है। तो अगर 50 लाख रुपए थे अकाउंट में तो वो 51,20,000 तो वैसे ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन उल्टे बढ़ने की बजाय वो महज 3,000 रुपये की प्रॉफिट में दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो 50 रुपये की वैल्यू थी एक यूनिट की, वो घट करके हो सकता है 49 रुपये हो गई हो, तो वो 50 लाख से 79 लाख रुपए रह गए। 1,20,000 और आया तो वो भी 50 लाख ही पूरा कर पाया। ये दिक्कत है। अब इसमें आशंका लोगों को ये है कि जब 2033 और 34 में बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट शुरू होंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक रिटायरमेंट का नया प्लान डिज़ाइन किया था। होता क्या है कि जैसे जो टीचर्स हैं यूपी में, बिहार में या बहुत सारे स्टेट्स में, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेकर के जून तक है, वो सारे लोग जून में रिटायर होते हैं। अगर जनवरी भी डेट ऑफ बर्थ है तो भी वो जून में ही रिटायर होगा। और जिनका डेट ऑफ बर्थ जून के बाद है, मतलब जुलाई के बाद हो गया, तो वो फिर सेशन पूरा करके रिटायर होते हैं। ये परंपरा है वहाँ की। भारत सरकार भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन कर रही थी।
उसके पीछे वजह ये थी कि भारत सरकार को ये पता चल पाए कि जून में कितने लोग रिटायर हो जाएंगे। अब जैसे कोई जनवरी में हो रहा है रिटायर, कोई फरवरी में हो रहा है, कोई मार्च में हो रहा है, तो फिर पोस्ट को क्रिएट करना थोड़ा टेक्निकली मुश्किल हो जाता है कि कितनी वैकेंसी खाली होंगी, कितनी सीट खाली होंगी, कितना क्रिएशन चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये प्लानिंग चल रही थी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेकर के जून तक है वो सारे लोग जून में ही रिटायर करें, और जिनका जुलाई से लेकर के दिसंबर तक है डेट ऑफ बर्थ वो सारे लोग दिसंबर में रिटायर करें। तो साल में 2 ही बार रिटायरमेंट होगा। अब देखिए एनपीएस के मामले में इसको समझिए कि मान लीजिए 2033 में कुल 2 लाख लोगों को रिटायर होना है। वैसे ये डेटा बहुत बड़ा है 2033 में, क्योंकि जो लोग 2003 और 4 में लगे ऑलमोस्ट 28, 29, 30 साल की नौकरी के बाद लोग रिटायर होते हैं। ये सेंट्रल कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और वही सिनेरियो लगभग स्टेट्स में भी रहता है। तो अगर आप ये देखिए कि टोटल 4 से 5 लाख लोगों को 2033 और 34 में रिटायर होना है, ये तय है। अगर सरकार ने ये कर दिया कि आधे लोग जून में रिटायर होंगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेकर के जून तक वाली हो गई, तो वो सारे लोग जून में रिटायर हो जाएंगे, कुछ लोग दिसंबर में रिटायर होंगे, तो जो रिटायरमेंट की संख्या है वो 1.5 से 2 लाख हो सकती है। इतने लोग रिटायर हो सकते हैं। अब वो चाहे स्टेट का कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल का हो, अगर वो एनपीएस के दायरे में आता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एनपीएस पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाहे स्टेट का कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल का हो, दोनों का ही पैसा जो डिडक्ट होता है सैलरी से वो जाता है एलआईसी, यूटीआई या एसबीआई के पास या जिस भी बैंक के पास। वो बैंकें क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, वो किसी स्टेट की बैंक नहीं है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर लोग रिटायर होंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना 60% कार्पस निकालेंगे भी, उस दिन विड्रा भी करेंगे। तो उस समय जब विड्रा करेंगे, सपोज दैट कि 2033 के जून में 2 लाख लोगों को रिटायर होना है, तो 2 लाख लोगों का अगर एवरेज मान लीजिए आपने निकाला कि हर आदमी के पास 1 करोड़ रुपए टोटल कार्पस बना है, तो हो गया 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब 2 लाख करोड़ रुपए में से 60% तो निकलेगा, यानी 1,20,000 करोड़ रुपए को तो विड्रा करना है, क्योंकि वो सारे लोग मिलकर के विड्रा करेंगे। तो ये भी संभावना हो सकती है कि 1,20,000 करोड़ रुपए को निकलने ही ना दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये 1,20,000 करोड़ रुपए की वैल्यू ही कम हो जाए, 80,000 करोड़ रुपए रह जाए। तो इसका तरीका है कि यूनिट्स की वैल्यू डाउन हो जाए, गिरा दी जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर चीज किसी ना किसी की कंट्रोल में है ना। पूरे के पूरे मुल्क कंट्रोल में है, संसद कंट्रोल में है, मार्केट भी कंट्रोल में है लोगों के। मार्केट क्रैश हो गया तो ट्रम्प एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगले हफ्ते में जो है ईरान पर मतलब जो है मिसाइल छोड़ दूंगा, तो अगले दिन मार्केट आप देखते हैं फटाक से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि 1 हफ्ते अब युद्ध बंद रहेगा, फिर मार्केट फिर ऊपर पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी कुछ लोगों के सेंटीमेंट पर वर्क करती है। तो उस समय जो रिटायर होने वाला होगा, जिसकी बहुत ज़रूरतें होंगी, जो पैसा जिसको निकालना ही है, तो जिसका 50 लाख रुपए निकलने को है, हो सकता है वो 50 लाख की जगह 40 लाख रह जाए। ये सबसे बड़ा आशंका है। तो इस आशंका के कारण भी एनपीएस का सबसे बड़ा विरोध है। दूसरी बात, अब जिसकी सर्विस लेंथ कम है उसके पास इतना कॉर्पस ही नहीं हो पाएगा कि उसे कुछ ठीक ठाक पेंशन मिल सके। सपोज दैट मेरी 18 साल की नौकरी हुई, अगर मैं 42 साल की उम्र में नौकरी में आया होता या 42 साल की उम्र में मुझे रेगुलर किया जाता, जैसे कि मध्य प्रदेश के गुरुजी संवर्ग शुरू किया गया, फिर अध्यापक संवर्ग शुरू किया गया, फिर उनको शिक्षक संवर्ग में मतलब जो आमेलित कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, उनको रेगुलर सर्विस दे दी गई। उसके बाद उन्हें 18-19 साल की महज नौकरी मिली। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं आज रिटायर हो रहा होता तो एनपीएस में 50 लाख टोटल है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लगभग 25 लाख तो मैंने कंट्रीब्यूट किया है, 25 लाख के आसपास सरकार ने कंट्रीब्यूट किया है। अब मैं उसमें से 30 लाख रुपए निकाल सकता हूँ, क्योंकि 25 साल पूरे नहीं हुए आपके। हाँ, तो अब मैं आज अगर रिटायर हो रहा हूँ तो 60% निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मैं 30 लाख निकाल सकता हूँ। सपोज दैट मैंने 30 लाख नहीं निकाले, मैंने केवल उतना निकाला जितना मेरा बनता है, मैंने 25 लाख रुपए निकाल लिए, तो बचा कितना? 25 लाख। 25 लाख की अगर मैं एन्युटी कराता हूँ तो 12,500 रुपए की पेंशन बनेगी पर मंथ। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, अगर ओपीएस में होता तो मेरी बेसिक सैलरी 80,000 के आसपास है, तो उसका 50% यानी 40,000 रुपये प्लस डियरनेस अलाउंस 60% यानी 24,000 रुपये। तो 40 और 24 कितना हो गया? 64,000 रुपये। यानी ओपीएस में मुझे आज से
64,000 रुपए की पेंशन मिलती और वो बढ़ती भी रहती, क्योंकि हर 6 महीने पर डीए बढ़ जाता। और एनपीएस में 18 साल की बाद की नौकरी पर मुझे केवल 12,500 रुपए की पेंशन मिलती, जबकि पैसा अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में होता तो भी मुझे 25 लाख मिलते, क्योंकि वो मेरा ही पैसा है जो मैंने कटवाया। तो पैसा तो बराबर हो गया, लेकिन पेंशन में देखिए कितना बड़ा अंतर, 5 गुने से भी ज़्यादा का अंतर आ गया। यही वजह है क्योंकि जिनकी लंबी नौकरी है 30 साल, 32 साल, 35 साल, वो तो एक बार फिर भी कुछ बेहतर पेंशन पा सकते हैं। अदरवाइज एनपीएस मतलब नो पेंशन स्कीम, नील बटे सन्नाटा पेंशन स्कीम। ये कोई पेंशन स्कीम नहीं है, ये प्रॉब्लम स्कीम है जिसने देश के तकरीबन 90-95 लाख लोगों को परेशान करके रखा है। यही वजह है कि हम लोग एश्योर्ड पेंशन चाहते हैं, गारंटीड चाहते हैं। अगर हमने सेवाएं गारंटीड दी हैं तो पेंशन की भी गारंटी होनी चाहिए। एटलीस्ट जो सरकार ने व्यवस्था करी है ओल्ड पेंशन स्कीम में, हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये पेंशन शुड बी प्रोवाइडेड। ये व्यवस्था चाहते हैं हम लोग, और उसके लिए आप हमारी जेब का पैसा कटा हुआ अगर आप छीन लोगे वो गलत है। एक स्कीम आई थी यूपीएस जी, वो क्या है? देखिए यूपीएस क्या है कि यूपीएस कोई अलग से स्कीम नहीं है। यूपीएस एनपीएस के ही अंडर में एक नया एक तरीके से विकल्प है। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर आप एनपीएस कर्मचारी हो और अगर आपको एश्योर्ड पेंशन चाहिए, मतलब गारंटीड पेंशन चाहिए, तो आप यूपीएस में चले जाओ। ठीक है। अब यूपीएस में उन्होंने कहा कि 50% की जो गारंटी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए नौकरी की एक सीमा निश्चित कर दी कि कम से कम 25 साल की नौकरी चाहिए। अब लोगों की पहले से ही 25 साल नौकरी नहीं हो रही, लोग 18 साल के अंदर अंदर रिटायर हो रहे हैं, 20 साल के अंदर रिटायर हो रहे हैं, 25 साल कहाँ से होंगे? तो 25 साल में जो 50% पेंशन की गारंटी दे रहे हैं, 18 साल में तो 36% बनी, बड़ी मुश्किल से। और जिसके 15 साल हो रहे हैं उसको 30% पेंशन बनी। अच्छा, उसमें भी एक प्रॉब्लम ये कर दी कि अगर एश्योर्ड पेंशन आपको चाहिए तो जितना पैसा आज तक कटा है आपका एनपीएस में, वो सारा पैसा सरकार ले लेगी। मतलब आप पैसे से पैदल हो गए, आपने पूरी जिंदगी सरकार के लिए, देश के लिए आपने दे दी, और चंद पैसे जो आपने पूरी जिंदगी अपनी सैलरी से कटवा करके इकट्ठा किया, और यही नहीं, उस सैलरी पर आपने इनकम टैक्स भी दिया। अब वो बाद में सरकार छीन रही है तो फिर टैक्स फ्री कर देते सबको, बिल्कुल, है ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि उसी पैसे पर आपने टैक्स ले लिया एक बार और उस पैसे को आप छीन भी रहे, तो वो हमारी सैलरी का हिस्सा ही नहीं बचा, तो टैक्स क्यों लिया आपने? जब वो मेरी सैलरी का हिस्सा नहीं तो टैक्स कैसे ले लिया? और उसके ऊपर से एक एहसान किया हम पे कि बोले लमसम अमाउंट देंगे अलग से। तो जो लमसम अमाउंट है, तो जो मेरा पैसा कट के गया उसका भी 20% नहीं बनता। अगर मैंने 30 साल तक, सपोज दैट मेरा 30 लाख रुपए बना मेरा हिस्सा, तो वो मुश्किल से 5 से 6 लाख रुपए होगा 30 लाख में से। ये स्थिति है। तो वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी कोई वो पेंशन स्कीम नहीं है, वो एक उल्टा पुल्टा स्कीम है। हम तो उसको उल्टी पुल्टी स्कीम बोलते हैं, तो वो कोई स्कीम नहीं है। और अभी आप देखिए कि अभी 3 दिन पहले ही भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एनपीएस का फिर से एक गजट जारी, हाँ, गजट अधिसूचित किया है। उसमें तो कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जिक्र ही नहीं किया है। तो चूँकि यूनिफाइड, उसमें ये कहा है कि जो भी ऑफिसर्स ऑल इंडिया सर्विसेज के होंगे, चाहे वो ऑलरेडी वर्किंग हो और चाहे वो न्यू इंट्रेंट्स हों, वो लोग जिस दिन एनपीएस का एक फॉर्म 4 है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भरेंगे, उसी दिन उन्हें एक विकल्प वाला जो फार्म है वो और भरना पड़ेगा। और वो विकल्प वाला फार्म है डेथ या डिसेबिलिटी अगर ड्यूरिंग द सर्विस होती है तो उसमें कौन सी पेंशन, 1958 वाली सीसीएस रूल्स उनकी, या फिर 1939 वाली, या फिर एनपीएस वाली पेंशन, तो वो वाला भरेंगे। उसमें ये कहीं नहीं जिक्र किया गया कि उनके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी विकल्प होगा। तो मुझे तो लगता है कि सरकार खुद ही सरेंडर कर रही है इसको। तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए वो नहीं है, तो कल को आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ पर कैसे उसको ला सकते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तो चैप्टर क्लोज होना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं एनपीएस का भी चैप्टर क्लोज करो, और नहीं क्लोज कर सकते तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, जो भी रिटायरमेंट हो, हर रिटायरमेंट पर उसको वही ऑप्शन दे दो जो डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में देते हो। आदमी की पुरानी पेंशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यूपीएस और एनपीएस का सबसे बड़े लूप होल क्या है जिससे मतलब कर्मचारी सबसे ज्यादा नाराज है? तो पूरा यूपीएस एनपीएस ही लूप होल है, इसमें कुछ अच्छाई ही नहीं है। लंबी नौकरी करे तो कंफ्यूज, छोटी नौकरी करे तो प्रॉब्लम।
यूपीएस में जाए तो सारा पैसा गवाए, एनपीएस में रहे तो बिना पेंशन रहे। और सबसे बड़ा शोषणकारी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उन्होंने कहा कि अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो सपोज दैट कि 50 साल की उम्र में आपके 20 साल पूरे हो गए, 30 साल में आप नौकरी में आए और 20 साल के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आपकी पेंशन 40% बनेगी बजाय 50% के। लेकिन आपको इंतजार 10 साल करना पड़ेगा क्योंकि आपकी उम्र 50 साल है। सरकार ये नहीं बता रही है कि वो कौन सी गोली खिला देगी उस आदमी को कि वो 10 साल तक बिना खाए, बिना पिए, बिना पहने जिंदा रहेगा। कैसे रहेगा? क्या सरकार ने इस बात की गारंटी ले ली है कि अब उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो वो 10 साल तक जिंदा ही रहेगा? क्या उसकी नाभि में अमृत डाल दिया है क्या? या अब उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई? तो ऐसे ये बेतुके पॉलिसी बनाने वाले, वो चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो, उन्हें कम से कम इतना तो ध्यान रहना चाहिए कि तो इन ह्यूमन बीइंग वाली बात हो गई। ये तो मतलब इतना तो मतलब इससे बड़ा काला कानून और क्या हो सकता है? सही बात कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हो और कह रहे हो कि पेंशन देंगे हम 10 साल के बाद, 15 साल के। अगर वो 45 साल की उम्र है, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, देखिए अगर वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में अगर उनको कैडर मिला हुआ है तो वो 15 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, 15 साल के बाद। आमतौर पर सिविल सर्विसेज में आईएएस जो एआईएस हैं या आईएएस हैं, आईपीएस हैं या आईएफओस हैं, वो 25 से 30 साल के बीच में नौकरी पा जाते हैं। 30 साल का भी अगर आदमी नौकरी में आया तो वो 45 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। अब अगर उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 45 साल की उम्र में तो उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा? 15 साल। 15 साल तक वो इंतजार करे तब उसको पेंशन शुरू होगी। आप बताओ कैसा कानून बना रहे हो? मतलब ये तो इलॉजिकल है, गैर जिम्मेदाराना है और निहायत घटिया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग मतलब कर्मचारी इनका मतलब चाहते हैं कि ये हट जाए और ओपीएस बहाल करते हैं। एग्जैक्टली। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है कि सेवाओं के बदले में जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देती है, बुढ़ापे की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती है। अगर आपने 10 साल सेवाएं कर ली हैं रेगुलर, भले ही आपने पीछे 20 साल गैर रेगुलर, इर्रेगुलर या कंट्रैक्चुअल या वर्क चार्ज या किसी और तरीके से नौकरी की है, लेकिन अगर आपकी 10 साल की सेवाएं रेगुलर हुई हैं, फिर जब भी आप रिटायर होते हैं तो वो आपको 50% पेंशन आपकी बुढ़ापे की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के रूप में देती है। ये मुद्दा पैसे का नहीं है, बुढ़ापे की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का है, तो वो देती है। और मान लीजिए किसी ने 20 साल की नौकरी पूरी कर ली तो फिर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, तो वहाँ भी उसे यही गारंटी मिली हुई है। फायदे एग्जैक्टली में ज्यादा फायदे हाँ। हैं। तो अच्छा ये बताइए कि ओपीएस में ऐसे कौन से सबसे बड़े फायदे हैं जो हर कर्मचारी चाहता है, जो एनपीएस और यूपीएस किसी में है ही नहीं वो सारी चीजें? तो यही है, 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन की गारंटी है। जिस दिन वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा 20 साल के बाद, उस दिन से उसको पेंशन शुरू हो जाएगी, है ना, निश्चिंत हो जाएगा। बिल्कुल। उसका बीपी, शुगर, ये सब उसका बढ़ना घटना खत्म हो जाएगा। तो वो एक सिक्योरिटी थी, वो ना एनपीएस में है ना यूपीएस में है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं था, जो कंट्रीब्यूशन था उसको जीपीएफ कहते थे, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो वो जो पैसा कटवाता था कर्मचारी, वो उस अपने पैसे पर गारंटीड ब्याज लेता था। सरकार उसको गारंटीड ब्याज देती है और टाइम टू टाइम उसको डिक्लेयर करती है। जैसे कभी जून में डिक्लेयर किया, कभी मतलब टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है। अभी उस पर 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार दे रही है। अभी एनपीएस में कभी तो वो 12% पहुंच रहा है, कभी 13% भी जा रहा है और कभी वो माइनस में जा रहा है। और फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा हो गया, आप देखिए 13-14% का फ्लक्चुएशन हो गया। तो ये मतलब जो है एक बड़ी विडंबना है कि 98 लाख लोगों का पैसा हर महीने, जिसकी वैल्यू 12,000 करोड़ से ज़्यादा है हर महीना, जिन बैंकों के पास जाता है। आप सोचिए कि किसी बैंक से आप 1 लाख रुपए का भी लोन लें तो बिना ब्याज के वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। बिल्कुल, है ना। और वही बैंकें हमसे 12,000 करोड़ रुपए हर महीना लेती हैं और हमें 1% का भी गारंटीड ब्याज नहीं देती हैं। ये तो फिक्स, बिल्कुल निश्चित मतलब इतना फिक्स ब्याज लेती हैं, भाई हम इससे कम नहीं करेंगे, आपका इतने साल तक अगर लोन है तो इतने साल तक चलेगा। तो हमारी निर्मला सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री जी, क्या उनको ये भी नहीं मतलब जो है इससे फर्क पड़ता है? आप खुद इतनी बड़ी वित्त मंत्री हैं, आप ये देखिए कि जिन बैंकों को सपोर्ट करने के लिए आप इतना पैसा दिलवा रहे हो, वो हमें क्या दे रहे हैं? फ्लक्चुएशन
हाँ, वो 3 महीने से पैसा उसका कट रहा है, 1,20,000 और डिडक्ट करवा चुका है, और वो उल्टे उसका बढ़ने के बजाय वो घट गया, है ना। और मार्केट का क्या भरोसा है, अभी 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 ईरान और अमेरिका चल रहा है, कल कुछ और शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे अभी 8वां वेतन आयोग की लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, तो इसमें इस बार जो फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट और एचआर रेट अलाउंस वगैरह, उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बन के आया है, ये ओपीएस भी है जी। आपको लगता है कि अगर कर्मचारी और यूनियंस अगर एक साथ होती हैं तो ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा या कर दिया जाना चाहिए? देखिए, हम लोग बार बार इस बात की डिमांड करते आए हैं कि एनपीएस यूपीएस शुड बी स्क्रैप्ड, शुड बी एबोलिश्ड, एंड ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रीस्टोर्ड। हमने एक क्लास दिया है 8वें पे कमीशन में भी, हमने ये बात रखी है कि जो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, पॉइंट नंबर 9 है, तो उसमें इस मुद्दे को रखा है, और हमने पहला स्टेटमेंट उसमें ये दिया है कि दोनों स्कीम को एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि एज मतलब जो है, आप कह सकते हैं कि एज टीचिंग प्रोफेशन में होने की वजह से, या इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है उसमें से होने की वजह से, या एम्प्लॉय की कम्युनिटी होने की वजह से, हमने उसमें एक विकल्प भी रखा है कि क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी इकोनॉमी का भी मसला है, एकदम से स्क्रैप भी कर दिया जाना भी, उसके पीछे भी लॉजिकल कुछ ना कुछ तर्क देने पड़ेंगे, और बहुत बड़ी इकोनॉमी का मसला है। पता लगा स्क्रैप तो कर दिया और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं की, तो हमने उसमें एक और दिया है कि अगर स्क्रैप नहीं कर सकते तो आप 2 काम कर दीजिए, हमारे हिस्से को जीपीएफ की तरह एकदम बिल्कुल ओपन कर दीजिए, हम जितना चाहें उतना कटवाएं, और उस पर ब्याज की गारंटी फिक्स कर दीजिए, ठीक है। रिटायरमेंट पर हमें हमारा पैसा दे दीजिए, ठीक है। और दूसरा, अगर हम सरकार का पैसा वापस करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी अंशदान भी वहाँ पर है, तो सरकार हमको पहले की तरह पेंशन की गारंटी दे दे। अगर हमारी 10 साल से ऊपर की नौकरी है, हमने सरकार का हिस्सा सरकार को वापस दे दिया, तो सरकार हमको 50% का पेंशन देना शुरू कर दे। या जिस राज्य में जितनी नौकरी के बाद था, सपोज दैट उत्तर प्रदेश में 20 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन का प्रावधान है। अगर उस कर्मचारी ने 20 साल की नौकरी कर ली है और वो सरकारी वाले हिस्से को वापस करना चाहता है, अपना पैसा ले लिया उसने, सरकार वाले अंशदान को वापस कर रहा है, तो उसको 50% पेंशन दे दीजिए, खत्म हो गई बात। आपका पैसा घूम के आप ही के पास पहुंच जाएगा। मैं तो कह रहा हूं इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं हो सकता है। एनपीएस में तो सारा पैसा एम्प्लॉई या फिर कंपनियों को चला जाता है, सरकार के पास कुछ वापस नहीं जाता। हम ये कह रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत कोई 30 साल, 32 साल, 25 साल नौकरी करेगा, जितना पैसा सरकार का कंट्रीब्यूशन से आएगा वो इकट्ठा होकर के, मैच्योर होकर के सरकार के पास ही वापस पहुंच जाएगा। तो उससे कई लाख करोड़ रुपए 2033 से सरकार के पास वापस आने शुरू हो जाएंगे। तो अब जो अभी अगली मीटिंग होनी है दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि आप उसमें ये इस मांग को प्रमुखता से उठाने वाले। हमें वक्त मिला, हमें टाइम मिला, हमसे, और इस क्वेश्चन को तो जो हमारा तो बेसिक क्वेश्चन यही है, बेसिक सुझाव यही है, तो हम तो शुरुआत इसी से करेंगे, ओपीएस से। जी बिल्कुल। तो मंजीत जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से तीनों स्कीम को समझाया, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, और मुझे लगता है कि हर एक कर्मचारी और इवन जो हमारे दर्शक भी हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है। मंजीत जी, अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके ऐसे ही तमाम कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जागरण बिजनेस की वेबसाइट पर ईमेल करके हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, आप इस पर हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।